गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने आपको कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैंने पायस बता दिया था, पायस के प्रकार बता दिए थे कि वो दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है। दूसरा अपन ने पायसी कारक बता दिए थे, क्योंकि पायसी कारक के अंदर अपन ने बताया था कि जैसे जल और तेल का जो मिश्रण होता है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिश्रित नहीं होता, इसलिए उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, मिश्रित करने के लिए एक तीसरे पदार्थ का उपयोग और किया जाता है, जिसे पायसी कारक कहते हैं। तो ऑयल इन वाटर के लिए और वाटर इन ऑयल के लिए अलग अलग प्रकार के पायसी कारकों का उपयोग किया जाता है। तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे अपन ऑयल इन वाटर के लिए कौन से पायसी कारक का उपयोग करते हैं, ऑयल इन वाटर पानी में तेल, इसका उदाहरण होता है दूध, और दूध में क्या होती है, प्रोटीन। तो इसके लिए प्रोटीन है, साबुन है, अपमार्जक है, इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। और वाटर इन ऑयल, इसका उदाहरण आता है मछली का तेल, इसका मतलब इसमें फैट होती है। इसके लिए अपन पायसी कारक काजल लेते हैं और बसीय अम्लों के भारी लवणों का उपयोग करते हैं। तीसरा होता है एक विपायसन प्रक्रिया, एक होता है पायसीकरण और एक होता है विपायसन। पायसीकरण पायस को स्थायी बनाता है और विपायसीकरण जो पायस है उसे तोड़ देता है, उसे अलग कर देता है, पायस के अवयवों को अलग कर देता है। तो पायस के अवयवों को, पायस के अवयव कौन कौन होते हैं, वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था, दोनों को अलग अलग करने की विधि विपायसन कहलाती है। कहने का मतलब जैसे दूध में से अपन पानी अलग कर देते हैं और फैट या घी को अलग कर लेते हैं, जैसे विपायसन की जो प्रक्रिया है वो एक सेंट्रीफ्यूजन, कौन सी विधि, सेंट्रीफ्यूजन या अपकेंद्रण विधि के द्वारा की जाती है, विद्युत अपघटन द्वारा की जाती है, और तीसरी ये भी होती है पायस को अत्यधिक ठंडा करके। तो मैक्सिमम ज़्यादातर एक तो पायस को अत्यधिक ठंडा करके और एक सेंट्रीफ्यूजन अभिक्रिया के द्वारा पायस के अवयवों को अलग किया जाता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जेल। क्या पढ़ते हैं, जेल। जेल के अंदर अपन ने बताया था कि जो वितरण माध्यम है, वितरण माध्यम, वितरण माध्यम कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जो वितरित प्रावस्था है, वितरित प्रावस्था, ये जो होती है वो द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में, द्रव। वह कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। देखिए जेल जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रत्यास्थ जेल और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ जेल। कई बार ये सवाल पूछ लिया गया है, जेल किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, या इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो कई बार आ चुका है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है ये सवाल। ध्यान रखना कि जेल किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो जेल जिसमें वितरण माध्यम ठोस और वितरित प्रावस्था द्रव होती है, जेल कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, प्रत्यास्थ जेल और अप्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ नाम से पता चल रहा है इलास्टिक जेल, और ये है नॉन इलास्टिक जेल। अप्रत्यास्थ को अपन RIGID भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है दृढ़, रिजिड। रिजिड मतलब दृढ़ जेल। इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, अर्थात बल लगाने पर ये लंबे हो जाते हैं और बल हटाने पर अपनी मूल अवस्था में या अपनी मूल स्थिति में पुनः लौट आते हैं। इन्हें प्रत्यास्थ जेल कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्रॉस बंध नहीं पाया जाता। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, तो स्टार्च जिलेटिन से बनी जो जेलियाँ आती है, खाई होगी जेलियाँ, थोड़ी पकड़ के खींचो, लंबी हो जाती है, छोड़ते हैं तो वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। स्टार्च जिलेटिन से बनी जेलियाँ, जेलियाँ। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा होता है अप्रत्यास्थ जेल। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इनमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता, ये दृढ़ होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया से बनाने पर इनके बीच क्रॉस बंध आ जाते हैं।
कौन से वन? क्रॉस वन। जैसे सिलिका जेल, SiO2 जेल, सिलिका जेल। ठीक है, अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की कि भाई इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। नंबर 1 अपन जल योजन लिख सकते हैं। जल योजन, जल योजन में क्या होता है, जो प्रत्यास्थ जेल होता है शुष्क, कैसा? शुष्क। शुष्क मतलब सूखा हुआ। तो सूखे हुए प्रत्यास्थ जेल जो को पानी में डालते हैं तो वो प्रत्यास्थ जेल में बदल जाता है, लेकिन उसे अप्रत्यास्थ जेल में नहीं बदला जा सकता। दूसरा पॉइंट होता है स्वेलिंग, फूलना, फूलना, स्वेलिंग। वैसे सामान्य भाषा में स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाती है तो उस भाग पर सूजन आ जाती है, मतलब वो भाग फूल जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्वेलिंग। तो देखो जेल के अंदर स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? जो प्रत्यास्थ जेल होते हैं वो पानी के संपर्क में जब आते हैं तो जल के अणु उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और भीतर प्रवेश करने से वो जेल फूल जाते हैं, जिसे अपन स्वेलिंग कहते हैं। क्या होता है स्वेलिंग का मतलब? जो प्रत्यास्थ जेल हैं वो जल के संपर्क में आने पर जल के अणु उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वे फूल जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फूलना या स्वेलिंग। तीसरे प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो है संकुचन, संकोचन या रुदन। संकुचन को सिनेरेसिस बोलते हैं, SYN, सिनेरेसिस। और यह रुदन को बीपिंग बोलते हैं, WEEPING। बीपिंग का अर्थ होता है रोना, मतलब रोने वाले जेल। संकुचन या रुदन मतलब इसमें वो जेल आते हैं जिन्हें पड़ा रहने दिया जाए तो इनके भीतर जो जल होता है वो जल आंसुओं के अणु, वो जल आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो देखो आंसुओं के रूप में बाहर निकलते हैं, इसलिए इसका नाम रुदन लिखा गया है। रुदन, बीपिंग मतलब रोना, या संकुचन मतलब सिकुड़ना। ठीक है, तो इसमें वो जेल आते हैं जिन्हें पड़ा रहने दिया जाए तो उसके भीतर जो जल के अणु हैं वो आंसुओं के रूप में बाहर आ जाते हैं, ये बीपिंग है। जैसे रुधिर का थक्का बनना, रुधिर का थक्का बनना। तो रुधिर का जब थक्का बनता है तो उसमें देखा होगा जो जल है वो धीरे 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 उसमें से बाहर निकल आता है और वहाँ पर थक्का बन जाता है। चौथा है थिक्सोट्रॉपिक जेल, जो कई बार पूछा गया है। थिक्सोट्रॉपिक जेल क्या होता है? थिक्सोट्रॉपिक जेल कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। थिक्सोट्रॉपिक जेल अलग वर्ड है, ठीक है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है। थिक्सोट्रॉपिक जेल, तो देखो थिक्सोट्रॉपिक जेल क्या होता है? ये अर्धठोस जेल होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धठोस जेल होते हैं। ये जेल देखो अर्धठोस होते हैं। जब इनमें पानी मिलाया जाता है और इन्हें हिलाया जाता है तो इसमें बहने का गुण हो जाता है, मतलब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये वो जेल होते हैं जिन्हें हिलाने पर बहने लगते हैं और यदि उन्हें स्थिर रखा जाए तो वो ठोस हो जाते हैं, इसलिए इन्हें थिक्सोट्रॉपिक जेल कहते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है कीजेल गुर। कीजेल गुर मतलब जल योजित सिलिका, जल योजित सिलिका। कहने का मतलब जो मकान बनाने का जो मसाला है उसमें देखा होगा जब उसे परात में लेते हैं तो वह ठोस अवस्था में होता है और उसे जब यूं यूं करके हिलाया जाता है तो वह हिलने लगता है, बहने लग जाता है, और जब उसे कांस्टेंट या स्थिर रख देते हैं तो वो अर्धठोस अवस्था में आ जाता है। तो ये अर्धठोस अवस्था में होते हैं जिनमें पानी मिलाने पर या हिलाने पर वो बहने लग जाते हैं और स्थिर रखने पर वो वापस अर्धठोस हो जाते हैं। ये थिक्सोट्रॉपिक जेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कीजेल गुर। अगला नंबर आता है 5वां, जीरो जेल। कौन से जेल? जीरो जेल। ये भी पूछ लिया गया कंपटीशन में कई बार। जीरो जेल, जीरो जेल क्या होते हैं? ये जेल वो जेल होते हैं जो पानी के संपर्क में आने पर फूल जाते हैं, पानी के संपर्क में आने पर फूल जाते हैं, अर्थात जल के संपर्क में आने पर फूल जाते हैं और यदि इन्हें कुछ देर पड़ा रहने दिया जाए तो वो जल के अणु वापस बाहर
निकल जाते हैं, अर्थात ये वापस सिकुड़ जाते हैं, इन्हें जीरो जेल कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आता है जैसे चमड़ा आता है, शीट्स आती है, जिलेटिन शीट्स, जिलेटिन शीट्स। तो आप देखो चमड़े को देख लो, चमड़ा को सब जानते होंगे, पानी के संपर्क में आएगा तो फूल जाएगा और पड़ा रहने दो तो वापस सिकुड़ जाएगा, ये जीरो जेल कहलाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा जेल, जेल के प्रकार और जेल की प्रॉपर्टीज। इसके बाद में अब आता है कोलाइडी कणों पर उत्पन्न आवेश, अर्थात जो कोलाइडी कण हैं वो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, वो आवेश कैसे उत्पन्न होता है, या वो कोलाइडी विलयन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे होता है, इसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। देख लो अब कोलाइडी कणों पर उत्पन्न आवेश। तो इस पर दो कारण हैं जिनकी वजह से कोलाइडी कणों पर आवेश आता है। नंबर 1 वर्णनात्मक अधिशोषण। वर्णनात्मक को इंग्लिश में सेलेक्टिव बोलते हैं, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। तो देखो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, वर्णनात्मक अधिशोषण, इसमें क्या होता है? वर्णनात्मक अधिशोषण में देखो आप नाम से पता चल रहा है सिलेक्शन होगा। क्या होगा? सिलेक्शन। कहने का मतलब जब किसी कोलाइडी विलयन में, जब किसी कोलाइडी विलयन में देखो समान आयन वाला कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, कौन सा? समान आयन वाला वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, जैसे माना FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड है, यदि इसमें माना FeCl3 का वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, थोड़ा सा, क्या मिला दिया जाए? FeCl3 का वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, तो देखिए उभयनिष्ठ आयन इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो ये रहा FeOH का होल थ्राइस डॉट Fe+3 और बाहर क्या निकल जाएंगे? 3Cl-। तो ये बताओ कोलाइडी विलयन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब ये वर्णनात्मक अधिशोषण है, तो इसमें जो कण होते हैं कोलाइडी कण होते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण है, ये विलयन में से उभयनिष्ठ आयनों को, उभयनिष्ठ आयन मतलब समान आयन, Fe+3 Fe+3 Fe+3, उभयनिष्ठ आयनों को मतलब समान आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। और कैसे हो जाते हैं? ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब इसे अपन बोलते हैं वर्णनात्मक अधिशोषण। तो इसमें अपन को कुछ नहीं लिखना, इसमें क्या लिखना है? कोलाइडी विलयन जो होता है वो समान आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। दूसरी जो विधि आती है वो है इनके बनाने की विधि, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, बनाने की विधि। कहने का मतलब ये है कि कोलाइडी विलयनों को कैसे बनाया जा रहा है, इस बात पर भी कोलाइडी कणों पर उत्पन्न आवेश निर्भर करता है। जैसे अपन बात करें AgNO3, AgNO3 की अभिक्रिया अपन किससे करा रहे हैं? KBr से। किससे करा रहे हैं? KBr से। तो यहाँ देखो KBr से दो स्टेप लिख रहा हूँ मैं, और दोनों ही स्टेपों में आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा? AgBr बनेगा, यहाँ पर भी AgBr बनेगा, दोनों जगह AgBr बन रहा है। तो बताओ, लेकिन यहाँ देखना एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है, ये इसके बनाने की विधि पर निर्भर करेगा। तो देखिए पहली स्थिति में अपन ने जैसे ये माना फर्स्ट स्थिति है, ये कौन सी है? फर्स्ट स्थिति में अपन ने क्या किया? KBr अधिक मात्रा में ले लिया। क्या ले लिया? अधिक मात्रा में। KBr जब अपन ने अधिक मात्रा में ले लिया तो ये अपन जानते हैं कि 1 मोल AgNO3 1 मोल KBr से क्रिया करेगा। KBr ज़्यादा है तो बताओ क्या बचेगा? KBr बचेगा। क्रिया करके AgBr ही बनेगा जितना बनेगा। 1 मोल AgNO3 और 1 मोल KBr लेने पर जो AgBr बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल ये बन गया। लेकिन माना KBr की मात्रा 1 मोल से ज़्यादा है
तो वो ज़्यादा ही बच जाएगा, इसकी मात्रा पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जितना बनेगा उतना ही बनेगा। लेकिन यहाँ देखो KBr ज़्यादा है, तो आप सोचो KBr ज़्यादा है तो दोनों में देखो आप कौन से आयन समान हैं, Br। अब KBr ज़्यादा है तो इसके ऊपर प्लस होता है और इसके ऊपर माइनस, तो समान आयन, इसमें समान आयन कौन है, Br माइनस। ये जो Br माइनस है वो इसकी सतह के ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि जो कोलाइडी विलयन है वो विलयन में से समान आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो यहाँ जो AgBr का कोलाइडी विलयन बना है, KBr ज़्यादा है, AgNO3 तो पूरा ख़त्म हो गया, अर्थात AgNO3 किस में कन्वर्ट हो गया, AgBr में, को टोटली ख़त्म। अब जो बचा है KBr, क्योंकि अधिक मात्रा में 1 मोल चाहिए था, 1 मोल AgNO3 को 1 मोल AgBr में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल चाहिए था, अपने पास KBr की मात्रा 1 मोल से ज़्यादा है, ठीक है। तो AgNO3 तो ख़त्म, KBr बचा, तो AgBr क्या करेगा, समान आयन, K प्लस आयन इसमें है नहीं, Br माइनस है, तो ये समान आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा। तो बताओ हमें AgBr का कौन सा कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, नेगेटिव। दूसरी स्थिति में अपन, ये फर्स्ट स्थिति है, और सेकंड स्थिति में यदि अपन बात करें यूँ, यहाँ KBr ज़्यादा लिया, अब यहाँ पर KBr क्या ले लो, कम ले लो। यहाँ अपन ने KBr कम ले लिया, इसका मतलब AgNO3 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और KBr क्या हो गया, कम। तो KBr कम है तो ख़त्म तो हो जाएगा। अब बताओ क्या बचेगा विलयन में, AgNO3, दोनों में समान आयन देखो, Ag है, NO3 Br, तो कौन समान है इसमें, Ag, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, Ag प्लस। तो अपन को जो कोलाइडी विलयन मिलेगा वो कौन सा प्राप्त होगा, पॉजिटिव, AgBr का पॉजिटिव कोलाइडी विलयन, और यहाँ मिलेगा AgBr का नेगेटिव कोलाइडी विलयन। तो ये 2 विधियाँ हो गई, एक वर्णनात्मक अधिशोषण और दूसरी है कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, ठीक है।